तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का हमारा सब्जेक्ट है IMRE। देखिए EDD सेकंड के आपका जो कि है थर्ड लेसन का आपका केवल डायग्राम हमको बताना है और डायग्राम क्वेश्चन आपको कराना है। और यही IMRE की अगर हम बात करें तो IMRE में आपका लेसन सेकंड लगभग खत्म होने वाला है और में आपका केवल लास्ट लेसन जो कि है बचा है। आपका कोर्स लगभग खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना। केवल EDD सेकंड का आपका सिलेबस जो कि बचा हुआ है, IMRE और UEE लगभग आपका खत्म हो गया है। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग जो कि है नोट्स जरूर से लें, जिससे कि आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने में आसानी मिले। आज का हमारा टॉपिक क्या, एलिमेंट्री आइडिया। आपका एलिमेंट्री आइडिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को अर्थिंग पोल तक इंसुलेशन के समय उठाने तथा ले जाने में सावधानियां रखनी होती है। देखिए इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट होते हैं, जो वैद्युत उपकरण होते हैं, उनको अर्थिंग पोल तक इंसुलेशन के समय, मतलब कि आपका जब हम जो कि है स्थापना करते हैं, स्थापना के समय उठा करके ले जाने में जो कि है निम्न सावधानियां रखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी सावधानियां? इन मशीनों की सहायता से इन्हें मशीनों की सावधानी पूर्वक हैंडलिंग के लिए आपके हैंडलिंग इक्विपमेंट की आवश्यकता आपके फैक्ट्री तथा निर्माण स्थल में पड़ती है। जहां तक हो सके श्रमिकों के द्वारा भारी विद्युत मशीनों को उठाने या उतारने का काम नहीं लेना चाहिए। इससे भारी दुर्घटना जो कि घटित हो सकती है, संभावना बढ़ जाती है। तो हमें किसका यूज करना चाहिए? मशीनों का यूज करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा तीसरा कि इन वर्क के लिए इस काम के लिए ओवरहेड एवं जिप क्रेन मोनो रेल या आपके ट्रॉली सहित एक पटरी में लाइन या आपके ट्रैकल ब्लॉक रेन प्लेटफॉर्म या आपके रेलवे क्रेन आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, आदि का हमको यूज करना चाहिए। भारी ट्रांसफार्मर को वर्किंग प्लेस तक ले जाने के लिए उन्हें विभिन्न पार्ट जैसे आपके ब्रूसलिंग टैकी आदि से जो कि टूटने का खतरा बना रहता है, तथा कम क्षमता वाले एवं हल्के ट्रांसफार्मर को पूरे असेंबल के साथ लकड़ी की पटरी में ले जाया जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसमें हम आगे देखेंगे, आगे हमारा अगला इसमें आता है निरीक्षण। मतलब कि निरीक्षण क्या है? देखिए ट्रांसफार्मर को वर्किंग प्लेस तक भेजने से उसका निरीक्षण कर लेना चाहिए। ट्रांसफार्मर को वर्किंग प्लेस पर भेजने से पहले उसका क्या करना चाहिए? हमको निरीक्षण कर लेना चाहिए। ट्रांसफार्मर पूरा सुखा लेना चाहिए, पूरी तरह सूखा हो, ऑयल टैंक में ऑयल फ्यूल हो, ठीक। ट्रांसफार्मर में कम आपके प्रेशर पर शुष्क हवा, नाइट्रोजन तथा अन्य अक्रिय गैस भरी होनी चाहिए। दूसरा है हमारा क्या, बड़े ट्रांसफार्मर में अनेक देखिए आपके सहायक उपकरण अलग से जो कि डिसेंबल करके भेजा जाता है, जैसे कि आपकी रेडिएशन, आपके संरक्षण, आपके टैंक आदि। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें आता है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय ट्रांसफार्मर के बहुत पार्ट क्षतिगत हो जाती है, मतलब कि नुकसान हो जाता है बहुत सारे भागों का। इन पार्ट को देखें कि साइड या जो कि है आपकी कूलिंग टेबल पिचका तो नहीं है, मतलब कि इसमें क्या देखना है हमको, आपका कोई भाग इसमें टूटा तो नहीं है, आपकी कूलिंग टिप्स आगे जो कि है इसके पिचके तो नहीं है। चौथा है क्या, ट्रांसपोर्टेशन के समय नट बोल्ट ढीले तो नहीं हो गए हैं, ठीक। पांचवा देखना है हमको क्या, ट्रांसफार्मर टैंक में लगे जंग की जांच मेगर से आपके इंसुलेटेड रेजिस्टेंस की जांच कर लेना चाहिए, ठीक। तो ये सभी हमको कब देखना चाहिए? निरीक्षण आपका करना चाहिए आपका जो ट्रांसफार्मर है उसको दूसरी जगह भेजने से पहले। सब स्टेशन की बात अगर हम करें तो देखिए हमने TDP पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में हमने पढ़ा था सब स्टेशन के बारे में, जिसमें हमने इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन पढ़ा था। उसके आगे आपके जो सिलेबस में आते हैं क्या, पोल माउंटेड सब स्टेशन, आपके देखिए फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन और आपके ग्रिड सब स्टेशन। तो इन तीनों के बारे में हमको 6th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है? यह एक डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन होता है जो कि प्रायः खंभों के ऊपर लगाया जाता है। यह सबसे सस्ता सब स्टेशन होता है क्योंकि इसमें बिल्डिंग की आवश्यकता हमको नहीं होती है। इसमें ट्रांसफार्मर H टाइप के पोल के ऊपर आपके इंस्टॉल होता है, मतलब कि लगा होता है। 11 kV की लाइन को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में देखकर उसके जो कि है आउटपुट से 400 वोल्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? आउटपुट से 400 वोल्ट लिया जाता है।
लाइटिंग अरेस्टर को साइड में जो कि है लगाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सब स्टेशन में, पोल माउंटेड सब स्टेशन में लाइटिंग अरेस्टर को जो कि साइड में लगा देते हैं। एडवांटेज ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन के लाभ क्या क्या हैं? सभी टाइप के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की अपेक्षा इस टाइप के सब स्टेशन पर कम खर्चा आता है, मतलब कि आपका पैसा इसमें कम खर्च होता है। इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी सरल होता है, मतलब कि इसको लगाना, इसको स्थापित करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे हमारा आता है क्या, तीसरा, इसमें बहुत कम समय में ही इंस्टॉल किया जाता है, मतलब कि इसको कम समय में ही स्थापित कर लिया जाता है। चौथा हमारा आता है क्या, वर्टिकल सिस्टम के कारण बहुत कम जगह जो कि है यह घेरता है। इसको ऑपरेटेड करने के लिए ऑपरेटर की भी जो कि आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि इसको शुरू करने के लिए हमको ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। अब हानियाँ इसमें क्या क्या होती हैं, देखिए, हानियाँ, एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल के लिए यूजफुल नहीं होता है, मतलब कि एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर को जो कि कंट्रोल के लिए यह यूजफुल नहीं होता है। इसके बाद देखिए, हम इसमें आगे देखेंगे क्या, दूसरा हमारा इसका नुकसान है क्या, 200 kV से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर का आकार बहुत बड़े होने के कारण पोल माउंटेड सब स्टेशन बनाना ओवर कॉस्ट एवं अधिक आपके असुविधाजनक कार्य होता है। मतलब कि आपके जो ट्रांसफार्मर का आकार बहुत बड़ा अगर होता है तो हमें पोल माउंटेड सब स्टेशन बनाना महंगा पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इसमें आती है। अब अगला हमारा आता है क्या, फाउंडेशन माउंटेड और आपके प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है। देखिए, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है, 200 kV से ऊपर कैपेसिटी के इलेक्ट्रिक लोड पर फाउंडेशन आपका जो कि है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन वर्क करता है। देखिए, यहाँ पर भी जो कि आपका फाउंडेशन में यहाँ पर पी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको एफ कर ले, क्या कर ले, एफ कर ले, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है, 200 kV से ऊपर की कैपेसिटी के इलेक्ट्रिकल लोड पर फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन कार्य करता है। ठीक, लेआउट डायग्राम ऑफ फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, नींव आणविक विद्युत उपकेंद्र का विन्यास आरेख क्या है आपका, 11 kV लाइन के आपके स्विच गियर, 11 kV लाइन के स्विच गियर एच टाइप पोल पर पोल माउंटेड सब स्टेशन की भांति की आवश्यकता स्विच गियर की अब जो कि है व्यवस्था की जाती है। इसके आगे हम इसमें देखेंगे, किंतु फ्यूज को लगाने के लिए आपके क्रॉस आर्म के नीचे ट्रांसफार्मर के लिए मंच ना बनाकर उसके स्थान पर क्रॉस आर्म पर केबल हेड की व्यवस्था होती है। अब ये क्रॉस आर्म क्या है, आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह से जो खम्भे लगे होते हैं, यहाँ पर आपकी एक पत्ती लगी होती है, ये वाली जो पत्ती है यहाँ पर लगी होती है सपोर्ट के लिए, इन्हीं को हम क्रॉस आर्म कहते हैं। ठीक, इसके बाद एडवांटेज ऑफ आपका फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है, इसके लाभ क्या क्या हैं। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन को बनाने से यह फ़ायदा है कि कितना भी कैपेसिटी का इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को इंस्टॉल किया जा सकता है, मतलब कि चाहे कितनी भी कैपेसिटी के हम जो कि कितनी भी कैपेसिटी के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को इस पर क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है कि इससे एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को भी नियंत्रित या कंट्रोल कर सकते हैं। हानियाँ क्या क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिसएडवांटेज ऑफ फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, मेंटेनेंस एवं रिपेयर के समय जो कि सप्लाई ऑफ रहती है, अधिक स्थान घेरता है, स्टार्टिंग कॉस्ट भी अधिक होती है, केवल 67 kV तक ही जो कि है यह बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद अगला हमारा आता है क्या, अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला सब स्टेशन हमारा आता है क्या, ग्रिड सब स्टेशन। देखिए, एक ग्रिड सब स्टेशन वह सब स्टेशन होता है जहां पर आपके ट्रांसमिट वोल्टेज को 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो क्या है आपके जहां पर ट्रांसमिट वोल्टेज को 3 फेज ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ से न्यू वोल्टेज को उस दिशा में भेजा जा सकता है या जाता है जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगला आता है हमारा क्या, बस बार। तो बस बार में हम देखेंगे, देखिए अब हम समझेंगे कि बस बार होता क्या है। जब अनेक जनरेटर तथा फीडर समान वोल्टेज पर काम करते हैं तो जनरेटर तथा फीडर को आपस में इलेक्ट्रिकल जोड़ने के लिए बस बार की आवश्यकता पड़ती है। बस बार का मतलब क्या होता है, तार। ठीक, सीधा समझें, बस बार का मतलब होता है हमारा तार। ठीक, इलेक्ट्रिकल जोड़ने के लिए जो कि किसकी आवश्यकता होती है, बस बार की आवश्यकता होती है। बस बार कॉपर की रॉड या पतली लेयर वाले होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट वोल्टेज पर कार्य करते हैं। अगला आता है हमारा सम बस बार। तो आपके बस बार कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंगल बस बार सिस्टम, दूसरा होता है सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शन आपके एलिजेशन,
दूसरा होता है डबल बस बार सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगल बस बार सिस्टम के बारे में। देखिए सिंगल बस बार सिस्टम क्या होता है। सिंगल बस बार सिस्टम का डिज़ाइन आसान होता है तथा पावर स्टेशन में उपयोग में लाया जाता है। इस सिस्टम को छोटे बाहरी सब स्टेशन पर जहां सीमित स्थान आने वाले तथा जाने वाले फीडर तथा लाइन होते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से जो कि हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ये आपका जनरेटर लगा हुआ है, ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ये है आपका सिंगल बस बार, ये आपका ठीक वही इंसुलेटर, आपका सर्किट ब्रेकर और ये आपका ट्रांसफार्मर। साथ आपका देखिए साधारण सा डायग्राम है, एक बार में आप जो कि याद होगा, एक बार आप बस जो कि इसको बना करके प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाले नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से जाकर आप लोग जो कि है नोट्स जरूर से लें। आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से जाकर के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे कि जनरेटर बाहर जाने वाली लाइन तथा ट्रांसफार्मर को बस बार से जोड़ा जाता है। अब इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि लो प्रारंभिक कीमत, मतलब कि इसमें क्या होती है, आपकी प्रारंभिक कीमत कम होती है। लेस मेंटेनेंस, मतलब कि इसकी देखरेख कम करनी पड़ती है। सिंपल ऑपरेशन, मतलब कि ये किसका साधारण ऑपरेशन होता है। अगला हमारा टाइप आता है क्या, सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शन आपके एलाइजेशन। बड़े जनरेटिंग स्टेशन पर जहां अनेक यूनिट को इंस्टॉल किया जाता है, मतलब कि जहां पर अनेक भागों को हम इंस्टॉल करते हैं वहां पर सेक्शन एलिजेशन सिस्टम बस बार सिस्टम को काम में लाया जाता है, ये उपयोग करते हैं। इसको यूज में जो कि इसलिए लाया जाता है, यदि एक हिस्सा में फॉल्ट उत्पन्न होता है तो पूरा सिस्टम फेल नहीं होता है। इंसुलेटर तथा सर्किट ब्रेकर के द्वारा बस बार को जो कि है दो हिस्सों में बांटा जाता है। कैसे, इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपके जनरेटर्स लगे हुए हैं, ऊपर ये सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, ये इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये जो कि है बस बार और आपके इंसुलेटर के साथ जो कि सर्किट ब्रेकर था हमने इसको जोड़ दिया है। यहाँ पर भी आपके सर्किट ब्रेकर और इंसुलेटर लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो कि हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, डबल बस बार सिस्टम। डबल बस बार सिस्टम में हम देखेंगे कि बड़े स्टेशन पर यह आवश्यकता होती है कि फॉल्ट तथा मेंटेनेंस के कारण सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। मतलब कि बड़े जो आपके सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर हमें अगर आपका फॉल्ट आ गया या मेंटेनेंस हमको करनी है तो वहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि हमारी सप्लाई को हम बंद ना करें। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर फॉल्ट आते समय भी आपकी सप्लाई बंद नहीं करनी होती है, वहाँ पर हम डबल बस बार सिस्टम का यूज करते हैं। इस पर्पज़ से इस सिस्टम में दो बस बार का यूज किया जाता है। पहले बस बार को मेन बस तथा दूसरे बस बार को आपके स्पार्क बस कहा जाता है। प्रत्येक जनरेटर तथा फीडर में मेन बस या आपके स्पार्क बस से आपके बस कपलर के द्वारा जो कि जोड़ा जाता है। बस कपलर को सर्किट ब्रेकर तथा इंसुलेटर होता है। बस कपलर में से क्या होता है, सर्किट ब्रेकर तथा इंसुलेटर जुड़ा होता है। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपका है मेन बस और ये आपका स्पार्क बस। ठीक इस तरह से जो कि आपके जुड़े हुए हैं, ये सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, बस आपके कपलर हैं और ये जनरेटर नीचे लगे हुए हैं। इस तरह से साधारण सा आप इसका बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं आपका, ठीक है। विलगकारी क्या होता है। इंसुलेटर का यूज हाई वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक सिस्टम के पार्ट को स्टार्ट या बंद करने के लिए किया जाता है, जबकि इसमें कोई आपके करंट फ्लो ना होता है। ठीक इसके अलावा इसका यूज इलेक्ट्रिक सर्किट को डायरेक्टली रूप से ब्रेक करने के लिए भी किया जाता है, ताकि पूरी सिक्योरिटी रहे कि उसे सर्किट जो कि है उसे ब्रेक करने के लिए उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक टाइप ऑफ इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो सिंगल पोल इंसुलेटर, 3 पोल इंसुलेटर और इसके बाद हमारा आता है क्या, इसमें सिंगल पोल इंसुलेटर के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सिंगल पोल इंसुलेटर क्या होता है, इसमें एक आधार फ्रेम होता है जिस पर पोर्सिलेन के 2 इंसुलेटर्स लगे होते हैं। सिंगल आपकी जो कि है इंसुलेटर के नीचे पार्ट पर जो कि ढलवा लोहे की कोर लगा दी जाती है, लगी हुई रहती है और ऊपर वाले पार्ट पर ढलवा लोहा की टोपी पड़ी रहती है। ढलवा लोहे की क्या होती है, टोपी पड़ी रहती है। इंसुलेटर की कैप पर जो कि स्थिर कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं, आपके एक्सल तथा आपके क्लैंप द्वारा स्थिर कॉन्टेंट ब्लेड मूविंग ब्लेड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक मूविंग कॉन्टैक्ट पर एक छेद बना रहता है जिससे कि छड़ लगाकर इंसुलेटर को चालू या बंद किया जा सके। इसके बाद हमारा आता है 3 पोल इंसुलेटर। देखिए यह भी इंडोर टाइप इंसुलेटर होता है। इन्हें जो कि है इंडोर में यूज किया जाता है। इसमें एक आपके बेस फ्रेम पर जो कि इंसुलेटर के तीनों ध्रुव
लगे रहते हैं, जो कि आपस में एक ही शाफ्ट द्वारा जो कि है जुड़े रहते हैं। अब इसके बाद हमारा आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम इसमें देखेंगे क्या, इसी में हम आगे पढ़ेंगे 3 पोल इंसुलेटर में कि शाफ्ट को घुमाने पर एंगल बैरियर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपके देखिए पोर्सिलिन की लिंक के द्वारा कॉन्टैक्ट ब्लेड जो कि है शाफ्ट के साथ जुड़े रहते हैं। इसका ऑपरेशन हाथ से जो कि ये चलाए जाने वाले लेवरर ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। अब बात हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एसी सर्किट में हाई करंट तथा लो वोल्टेज को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। किस लिए? एसी सर्किट में हाई करंट और हाई वोल्टेज को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हाई करंट सर्किट में हाई करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाई वोल्टेज मापने के लिए हाई वोल्टेज लाइन पर प्रयोग किया जाता है, उसे पोर्सिलिन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्सिलिन आपके ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया। आधे से ज़्यादा टॉपिक तो हम IMRE में आपके 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं TDP में। तो जिन लोगों ने 4th सेमेस्टर अच्छे से पढ़ा है हमारे चैनल पर, तो इन्हें इन सभी के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानकारी होगी। करंट ट्रांसफार्मर क्या है? इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मोटी विद्युत रोधी चालक धारा 1 से 50 टर्न से बनी रहती है तथा इसे मेंस करंट की जो कि है सीरीज में जोड़ा जाता है। आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्न देखकर उपयुक्त विद्युत रोधित चालक द्वारा बनाई जाती है तथा 5 एम्पियर रेंज के अमीटर के थ्रू या 5 एम्पियर रेंज के अमीटर की सहायता से शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है या कर दी जाती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी करंट ट्रांसफार्मर इतना हिस्सा, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये वाली नीचे वाली, ये आपका यहाँ पर जो कि अमीटर लगा हुआ है ठीक मापने के लिए, ये आपकी AC लाइन है, ये 5 एम्पियर जो कि यहाँ पर सर्किट ब्रेक आपका करंट ट्रांसफार्मर आपका ये पूरा डायग्राम है इसका। जब प्राइमरी वाइंडिंग को करंट फ्लो हो रहा है तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट ही रखना चाहिए। यदि वाइंडिंग को खुला रखा गया हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है या होता है तो वह वर्क करने वाले व्यक्ति घातक हो सकता है। मतलब कि अगर आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है तो जो आपका व्यक्ति काम कर रहा है उस पर उसको क्या होगा, खतरा उसका जो कि है बना रहता है। अब इसके बाद हमारा आता है अगला पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक टर्न होता है, जो कि आपके मापन जो कि है मापन वाली मेन ऑपरेटिंग हाई वोल्टेज लाइन के एक्रॉस जोड़ा जाता है। क्या जाता है? आपकी जो माप रहे हैं हम जिसको वोल्टेज को, उसके अप्रोच में या उसकी विपरीत दिशा में इसको जो कि जोड़ा जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं तथा इसे वोल्ट मीटर से एक्रॉस किया जाता है। मतलब कि इसमें क्या लगा होता है? वोल्ट मीटर लगा होता है। पहले वाले में क्या लगा था आपका? पहले वाले में जो कि मीटर लगाते हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वास्तव में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 5000 वोल्ट तक यह यूज करने वाले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एयर कूल्ड तथा शुष्क तथा इसमें अधिक वोल्टेज पर यूज करने वाले ट्रांसफार्मर तेल में डुबाकर जो कि ये प्रयोग किए जाते हैं। वोल्टमीटर का पैमाना प्राइमरी वोल्टेज के आपके रिस्पेक्ट में बनाया जाता है, जिसका रेंज आपका 110 वोल्ट के लिए जो कि ये बनाया जाता है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक। ये आपका है AC, ठीक। आपका यहाँ पर जो कि वोल्टमीटर लगा हुआ है, साधारण सा है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। अगर आप लोग चाहें तो इसको बना करके जो कि तुरंत से याद कर सकते हैं। अब त्वरित निरोधक, तो पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर में, पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में और कहीं ना कहीं हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर में भी लाइटिंग अरेस्टर को इसमें समझा है। त्वरित चालक क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से बताया था। तो आज आप लोग जो कि त्वरित चालक के बारे में थोड़ा सा ज़रूर से पढ़ें। अगले वीडियो लेक्चर में हम त्वरित चालक और इसी के साथ आपके जितने भी इसमें टॉपिक और बचे हुए हैं इन सभी को कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई भी आपका टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम जो कि हम लोगों को लग रहा है।
2 वीडियो लेक्चर आपके सेकंड लेसन के और आएंगे। इसी के साथ आपका सेकंड लेसन पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और थर्ड लेसन पर हम लोग आ जाएंगे। तो लगभग 30 तारीख तक आपका IMRE का कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और साथ ही साथ UEE का भी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और EEE सेकंड में आपकी हम इंटरनल वाइंडिंग और पावर वाइंडिंग इन दोनों को ही 2 से 3 दिन में जो कि यह पूरी तरह से ख़त्म फिनिश आपका कर देंगे। तो कुछ ही टॉपिक आपके सेकंड EEE सेकंड में बचेंगे, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि EEE सेकंड की जल्दी से हम लोग क्लास लाएं और साथ ही साथ नोट्स भी जल्दी से लाएं, तो आप लोग जल्दी से जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं IMRE UEE के, तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं या तो आप लोग नोट्स बना लें या तो आप नोट्स परचेज़ कर लें। मात्र अभी आप लोगों को 30 तारीख तक 99 रुपये में आपको IMRE UEE के नोट्स दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग बिल्कुल भी टाइम ना करें, जल्दी से जाकर जो कि नोट्स परचेज़ करें और अभी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।